अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में भी हम रिंग होमोमॉर्फिज्म को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने तमाम पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड की थी जी एन से जी एम में। तो यहाँ पे हमने मैप डिफाइन किया था फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो ए जो है वो हमारा जी एम में से आ रहा था। तो हमने देखा था कि हमारे पास एक लेमा था जिसमें दो कंडीशंस थी ए के ऊपर कि एन ए कंग्रुएंट होना चाहिए जीरो के मॉड एम में, और ए के जो वो भी कंग्रुएंट होना चाहिए ए मॉड एम में। तो उसके साथ हमने ये एग्जांपल भी कंप्यूट की थी। तो इसमें हमने ए कंप्यूट किए थे। तो हमने देखा था कि हमारे पास सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज़ बची थी जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी यहाँ पे ये मेरा एन था और ये मेरा एम था। ठीक है, तो हमने देखना था कि जो हमारे पास ये 0 से लेके 9 तक एलिमेंट है उनमें से कौन कौन सा इस वाले को सेटिस्फाई करता है। तो 0 से लेके 9 तक जो हमारे पास 0 को 12 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 60, और 10 पे पूरा पूरा डिविजिबल है। उसके बाद हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आता जो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये दोनों एलिमेंट सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 और 5 का स्क्वायर 25, और 10 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो हमने ये दो रिंग होमोमॉर्फिज्म कंप्यूट की थी। तो इस लेक्चर में हम इस एग्जांपल को पर्टिकुलरली सॉल्व भी करेंगे, यानी इसको हम शो करेंगे कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि इसमें जो हमने इस लेमा अप्लाई किया था ये दो कंडीशंस, तो ये दो कंडीशंस क्यों ज़रूरी हैं, यानी ये दो कंडीशंस कहाँ से आती हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है होमोमॉर्फिज्म की जो दो कंडीशंस हैं कि फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई के रिंग के तमाम एलिमेंट के लिए। और यहाँ फाई हमें पता है कि ये रिंग आर से किसके ऊपर डिफाइन होता है, रिंग एस के ऊपर। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि एक्स वाई इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई फाई ऑफ वाई। तो सबसे अहम बात वही है जो बार बार रिकॉल करता हूँ कि ये वाली एडिशन पहली रिंग में होगी जो ब्रैकेट के अंदर है, और जब ये वाली एडिशन है ये इसमें होगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे ये वाली मेरी रिंग आर के तौर पे यूज़ होगी और ये वाली मेरी रिंग एस के तौर पे यूज़ होगी। तो यहाँ पे जो एडिशन है ये हमारी होगी, सॉरी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली आर के तौर पे यूज़ होगी और ये वाली हमारी एस के तौर पे इस्तेमाल। तो अगर हम देखें, अगर मैं पहले जनरल प्रूव करूं तो जनरल वाली कंडीशन बनाऊं तो ये मेरा आर होगा, ये मेरा एस होगा। तो ये वाली जो एडिशन है ये मेरी एडिशन जी एन में होगी, और ये वाली एडिशन जो है ये मेरी होगी जी एम में। और इसी तरह ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है ये जी एन में होगी, और ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है ये जी एम में होगी। तो इसको सिंपली हम इस तरह देखेंगे, ये वाली जो है मॉड एन में देखना है और इस वाले को हमने मॉड एम में देखना है। ओके, तो पहले हम पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल है, इसको ध्यान से हमने अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो पहले अगर मैं पहली कंडीशन स्टार्ट करूं तो अगर मैं पहले इसको इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो वो क्या है, जैसे Z12 है। अगर मैं यहाँ से दो एलिमेंट लेता हूँ, मैं एक एलिमेंट 7 ले लेता हूँ और एक एलिमेंट जो है वो मैं फर्ज कर लें 11 ले लेता हूँ। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट है ये हो जाएगा मेरे पास 18 के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा इस मोड से बड़ा हो गया। जब मोड से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें पता है इसको कैसे लिखना होता है, हमने इस 18 को 12 से डिवाइड करना होगा। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो नंबर 3 में हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा होता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि फ़र्ज़ कर लें अगर a जो है वो ग्रेटर देन b है, और b जब हम a को डिवाइड करेंगे b से तो हम ऐसा लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं b टाइम्स क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन होती है कि रिमाइंडर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन और इक्वल टू डिवाइडर, यानी यहाँ पे किससे डिवाइड करें, b से डिवाइड, क्योंकि b स्मॉल है तो b से डिवाइड करें। तो a को लिख सकते हैं b टाइम्स q प्लस रिमाइंडर r, और रिमाइंडर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होगा। तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो तो तब हम कहते हैं कि b a को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर रिमाइंडर 0 से बड़ा आ जाए तो फिर वो उसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब है कि जब ये वाली एडिशन मैंने करनी है तो ये वाली एडिशन मैंने करनी है मॉड 12 में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाली जो एडिशन है ये मैंने करनी है मॉड n के लिहाज से, ठीक है। और जो सेकंड हमारी होगी, जैसे अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो हो जाएगा 5f7 प्लस 5f11 हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली एडिशन के जब आंसर आएंगे फिर हम उसको किस में देखेंगे, उसको हम मॉड m में देखेंगे। यानी जैसे यहाँ पे जो भी इसका आंसर आएगा तो उसको हम मॉड 10 में देखेंगे, ठीक है।
इसका मतलब है कि ये वाला जो एडिशन है x प्लस वाई वो किस में होगी, मॉड n के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है, तो जैसे कि इसको मैंने लिखा है, तो अब आप इसको समझ लें कि ये आपका x है और इसको आप समझ लें कि ये y है। x प्लस वाई करने के बाद आप कह लें कि आपके पास कोई नया आंसर आ गया जिसको हम x प्लस वाई, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, आप कह लें कि फॉर एग्जाम्पल हम कह लें कि कोई z आंसर आ गया, फिर उस z को हमने डिवाइड करना होता है, तो हमें उसको किस फॉर्म में लिखना है, डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है। अब हम यही वाला आइडिया इधर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस जिस तरह यहाँ पे ये 7 प्लस 11 18 आया, 18 को मैंने मॉड 12 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास x प्लस वाई है, तो बेसिकली इस x प्लस वाई को मैंने क्या करना है, मॉड n से डिवाइड करना है। जब n से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कोई क्वोशंट q1 आएगा और यहाँ पे nq1 और मेरे पास कोई रिमाइंडर r1 आ जाएगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई को लिख सकते हैं n टाइम्स q1 प्लस रिमाइंडर r1। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो r1 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन हमारा जो डिवाइजर है n उससे लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर r1 की वैल्यू कंप्यूट कर लें जिसकी हमें बाद में ज़रूरत है, तो r1 इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई माइनस n टाइम्स q1 आ जाएगा। तो अब मैं फाई अप्लाई करता हूँ इस वाले के ऊपर, तो जब मैं इस वाले के ऊपर फाई अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, तो फाई ऑफ x प्लस वाई, तो फाई ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू किसकी इक्वल आई है मेरे पास, ये मेरे पास आई है n टाइम्स q1 प्लस r1। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा, अब nq जो है, क्योंकि ये वाली एडिशन जो है ये किसके लिहाज से, मॉड n के लिहाज से, तो क्योंकि ये nq1 जो है, nq1 n पे पूरा पूरा डिविजिबल है, क्योंकि अगर मैं q1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो nq1 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हमने किसी रकम की जगह कुछ रिप्लेस करना है तो हम मॉड के फार्मूले में उसकी जगह उसका रिमाइंडर रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास nq1 है तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, यानी nq1 को जब n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, तो इसकी जगह मैं 0 रिप्लेस करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाई ऑफ r1। और फार्मूले के मुताबिक क्या होगा कि जो भी रकम इसको इनपुट देंगे फाई को, a के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका आंसर जो है इस फार्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, a टाइम्स r1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस r1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा a टाइम्स r1 की वैल्यू पुट करें, तो r1 मेरे पास इक्वल है x प्लस वाई माइनस n टाइम्स q1, ये मेरे पास आ जाएगा a टाइम्स x प्लस a टाइम्स y और माइनस a टाइम्स n और क्या आ जाएगा, q1। अब अगर इस फार्मूले को मैं क्लोज करूं, यानी ax की जगह वापस फाई ऑफ x आ जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा फाई ऑफ x और प्लस जहाँ पे x अगर हो तो x आता है, अगर यहाँ y होगा तो वापस क्या आएगा, फाई ऑफ y आएगा, और साथ आ जाएगा माइनस a टाइम्स n और q आ जाएगा, जिसको हम एन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो किसके इक्वल है, फाई ऑफ x प्लस वाई के इक्वल है। ठीक है, तो ये अब देखें, अब क्योंकि इसकी होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन क्या है कि हमारा फाई ऑफ x प्लस वाई इक्वल आना चाहिए था फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y के, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये वाली बात आपस में इक्वल हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये वाली टर्म मेरे पास क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। तो ये एक्स्ट्रा टर्म कब खत्म हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं चेंज हो सकता q1, तो इसका मतलब है कि यही a हमने यहाँ पे लिया और n भी हमारा फिक्स है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रकम है हमारे पास n a वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए, यानी ये वाली कंडीशन जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तभी इक्वल आएगी, यानी ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है तो बेसिकली ये राइट हैंड साइड बननी थी, तो ये दोनों रकमें तभी इक्वल आ सकती हैं जब ये रकम यहाँ से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो ये एलिमिनेट तभी होगी जब मेरे पास क्या होगा, एन ए क्या बन जाए, 0 बन जाए, किसमें, मॉड m में। तो मॉड m में क्यों, क्योंकि अब ये मेरे पास आंसर आ गए हैं, यानी फाई अप्लाई हो गया, तो जो बाहर वाली एडिशन है जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, फाई अप्लाई होने के बाद ये वाली जो एडिशन है ये किस में होगी, ZM में होगी। इसका मतलब है कि एन ए कन्ग्रुएंट होना चाहिए 0 के मॉड m में। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के लिए जो
पॉसिबिलिटी थी वो ऐसे बनी है। मैं दोबारा रिकॉल कर दूं, सिंपली हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना था, रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी थी। तो जिस तरह हम आमतौर पे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर 5 अप्लाई करना था, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर एडिशन है ये मॉड एन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका मतलब है कि x प्लस वाई को जब n से डिवाइड करेंगे कोई क्वोशंट मिलेगा और रिमाइंडर r1 मिलेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक हमने इसको इस तरह लिख लिया है। ओके, अब हमने क्या किया है, यहाँ से r1 की वैल्यू भी निकाल ली क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़नी है। तो हमने फिर क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट की है 5x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू पुट की। अब ये रकम 0 क्यों हो गई है, क्योंकि n(q1) को n पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा मोड n में, तो सिर्फ r1 बचेगा। उसके बाद हमने फाई की डेफिनेशन अप्लाई की है। फाई क्या करता है, जो रकम इनपुट देंगे उसके साथ a को मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ r1 इनपुट दे रहे हैं तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a r1। अब r1 की वैल्यू दोबारा पुट कर दी है। तो यहाँ से आगे वैसे दो तरीके हैं, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड r1 पुट करके, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड कह लें और राइट हैंड साइड अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने उसी को कंटिन्यू कर लिया। तो यहाँ ax की जगह वापस मैप भी बना सकते हैं, तो ये 5x और इसकी जगह 5y, और ये रकम वैसे ही आ गई है, और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा इधर लिख लिया। अब क्या होगा कि ये दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए थे, तभी रिंग होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए इसका मतलब है कि इस टर्म का वैनिश होना ज़रूरी है। तो Q1 तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि हमारे पास NA जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक, क्योंकि हमने A सिलेक्ट करना है। तो जब उसको मल्टीप्लाई करें N से तो आंसर क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन बन गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेकेंड कंडीशन कैसे बनी है। अब मैं ये वाला एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ 5x इक्वल टू 5x। तो मैं इसकी पहली कंडीशन से स्टार्ट करूँगा। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड से ये बनाना है। तो पहले क्योंकि मैंने मोड इस वक्त मेरा जो है वो n जो है वो 12 के इक्वल है और m जो है मेरा 10 के इक्वल है, ठीक है। तो अब मैंने ये कंप्यूट करना है, 5x प्लस वाई कंप्यूट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई को हमने क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 12 टाइम्स कोई क्वोशंट Q1 प्लस रिमाइंडर R1। तो जैसे पहले प्रूव किया हम उसी तरह इसको लिख लिए। यहाँ से मैं वापस R1 की वैल्यू निकाल लूँगा, तो x प्लस वाई माइनस 12 टाइम्स Q1। अब मैं इसको कंप्यूट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू, तो इसकी जगह मैं ये पुट करूँगा वैल्यू 5 Q1 प्लस R1, क्योंकि मॉड 12 है तो 12 में ये वाली रकम, क्योंकि 12 पे पूरी पूरी डिविजिबल है तो ये रिमाइंडर 0 देगी, तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 5R1। तो ये अब क्योंकि हमने इनपुट देनी है जो उसके साथ 5 ने मल्टीप्लाई होना है, तो हो जाएगा 5R1। और जब इसको हम लिखेंगे R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 12 टाइम्स Q1। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x प्लस 5y माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 Q1। अब ये वाली जो सारी एडिशन है ये किस में हो रही है, मॉड 30 में हो रही है, सॉरी मॉड 10 में हो रही है, क्योंकि अब ये जो आंसर है ये सेकंड वाली रिंग में चला गया, 5 अप्लाई हो गया तो सेकंड वाली में चला गया, तो यहाँ पे मॉड मेरा 10 है। तो मॉड 10 में क्या होगा, 60 10 पे पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये रकम 0 हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 5x प्लस 5y। तो 5x को वापस जब लिखेंगे तो ये 5x, और जब इसको वापस लिखेंगे तो 5y। तो हमने 5x प्लस y से स्टार्ट किया था और मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5x प्लस 5y। तो इस वजह से इसका 0 होना ज़रूरी है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास कंडीशन है n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। ओके, इसी तरह अब हम सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली। तो 5xy, तो इसी तरह दोबारा हम लिखेंगे कि xy को लिखेंगे 12 टाइम्स कोई क्वोशंट Q2 प्लस कोई रिमाइंडर R2। तो यहाँ से R2 इक्वल आ जाएगा xy माइनस 12 टाइम्स Q2। तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 12 टाइम्स Q2 प्लस रिमाइंडर R2। ओके, अब क्योंकि मोड 12 पे पूरा पूरा डिविजिबल है, ये एडिशन मोड 12 में है तो 12 पे डिविजिबल है, ये रकम 0 होगी, तो 5R2। तो ये R2 की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी अब क्योंकि 5 ने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टाइम्स
R2। तो अब यहाँ से मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर जो है वो किसके कन्ग्रुएंट है, 5 के कन्ग्रुएंट है, यानी 5 स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 10, क्योंकि 25 आता है, 25 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 देता है। ठीक है, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ 25 टाइम्स R2। R2 की वैल्यू वापस पुट करें यहाँ से, ये आ जाएगा 25 और R2 की वैल्यू XY माइनस 12 टाइम्स Q2। तो ये मेरे पास, इसको 5 मल्टीप्लाई 5 लिख लेते हैं, तो 5x और 5y। ठीक है, ये क्योंकि 25xy बनना है तो मैंने 25 को 5 अलग कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 300 बनता है, 300 Q2। अब क्योंकि फिर ये आंसर आ गया, इस वक्त कौन सा मॉड अप्लाई हो रहा है, मॉड 10 अप्लाई हो रहा है। तो मॉड 10 में क्या होगा, ये सारी की सारी रकम ये 310 पे डिविजिबल है, ये रकम 0 हो जाएगी, तो ये मेरे पास आ गया 5x मल्टीप्लाई 5y। तो 5x की जगह 5x और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5y आ जाएगा। तो देखें 5xy किसके इक्वल आ गया, 5x मल्टीप्लाई 5y। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि ये जो 5x इक्वल टू 5x है, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म बना रहा है। तो इस लेक्चर में मैंने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि ये कंडीशंस कैसे बनी है। तो पहली कंडीशन एडिशन वाले प्रोसेस से बनी है, सेकंड कंडीशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस से बनी है हमारे पास। तो जिस तरह ये एग्जांपल मैंने की है, सेम इसी तरह हम इसका प्रूफ भी वापस जो मैंने किया वो भी फॉलो कर सकते हैं, या अगर वो वाला अंडरस्टैंड कर लें तो फिर हम इस वाले को बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर था, तो अगर आप लोगों को कोई बात फिर से समझ ना आई हो तो आप लोग दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जिस तरह हमने फर्स्ट कंडीशन को प्रोसीड किया, इसी तरह हम सेकंड को प्रोसीड करेंगे। तो अगर फर्स्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो सेकंड की मदद से वो भी क्लियर हो सकती है। तो अब क्योंकि मेरे पास एक्स वाई है, तो इसी तरह ये वाली मल्टीप्लिकेशन मोड n में है, तो n से डिवाइड करेंगे। आप कह लें कोई क्वेश्चन Q2 मिलता है और कोई रिमाइंडर R2 मिलता है, तो डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक एक्स वाई को लिख सकते हैं n टाइम्स Q2 प्लस रिमाइंडर R2, और रिमाइंडर R2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन हमारा डिवाइजर से होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स वाई को ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ से भी R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो होगी एक्स वाई माइनस n टाइम्स Q2। ठीक है, तो अब हमने कह लिया कि हमारा A जो है वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब हम सेकंड कंडीशन बनाना चाह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड वाली होमोमॉर्फिज्म की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हो जाएगी फाई ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। ओके, तो अब एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल आया है, n टाइम्स Q2 प्लस R2। अब जैसा कि पहले मैंने बताया कि n जो है इस रकम को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये रकम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा फाई ऑफ R2 आ जाएगा। ठीक है, मोड में यही होता है कि जब कोई रकम पूरी पूरी डिवाइड होती है तो उसकी जगह रिमाइंडर 0 लिखते हैं, या वैसे भी अगर किसी रकम को रिप्लेस करना हो उसकी जगह, तो हम क्या करते हैं, उसका रिमाइंडर पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 आता है। इसी तरह NQ2 n पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 देता है, ये रकम खत्म होगी फाई ऑफ R2। अब 5 में आप क्या करता है, जो इनपुट देते हैं उसको ए से मल्टीप्लाई करता है, ये आ जाएगा AR2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू वापस पुट करें R2 की, वो आ जाएगा एक्स वाई माइनस n टाइम्स Q2 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AXY, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस A टाइम्स n और Q2। तो अब जैसा कि मैंने कहा हुआ कि हमने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दी है, तो n A 0 के इक्वल है, तो ये रकम जो है 0 के इक्वल हो जाएगी, और ये आ जाएगा AXY आ जाएगा। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो वो है हमारे पास फाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई फाई ऑफ वाई। फाई ऑफ एक्स का आंसर जो है वो क्या आएगा, AX आएगा, और इसका आंसर AY आएगा। तो ये आ गया A स्क्वायर XY। ठीक है, तो अब सेकंड कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यानी हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसके लिए फिर होना चाहिए था कि AXY इक्वल होना चाहिए था A स्क्वायर XY की। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये दो वैल्यूज तो चेंज नहीं होगी, ये हमने इनपुट दिए हैं, तो A ही हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर इसका मतलब है अगर इसको कंपेयर करें तो क्या कंडीशन बनती है कि ए स्क्वायर किसके कन्ग्रुएंट होना चाहिए, ए के, किसमें, मॉड एम में। तो मॉड एम में मैं पहले भी बताया, मॉड एम में क्यों होगा, क्योंकि जब फाई अप्लाई हो जाना है, आंसर आ जाना है,
तो ये हमारा सेकंड रिंग में चला जाता है एलिमेंट। जब सेकंड में चला गया तो फिर जी एम का रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब है क्या कंसीडर करेंगे, मोड एम। इस तरह हमने देखा कि हमारे पास दोनों कंडीशंस कैसे बनी है। तो जो पहली कंडीशन है वो इस होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन हमें दे रही है कि भाई एन ए जो है वो लाजमी कंग्रुएंट होना चाहिए जीरो के। और जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन दे रही है कि आपने ऐसा ए सिलेक्ट करना है जो ए स्क्वायर जब वो किसके कंग्रुएंट आ जाए, ए के कंग्रुएंट आ जाए मॉड एम में। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि फाइव एक्स इक्वल टू फाइव एक्स जो है वो क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म।